आपने एक कॉर्पोरेट लाइफ से अपने आप को योगाचार्य बनने के लिए कन्वर्ट किया है। तो बच्चों का स्क्रीन टाइम ऑब्वियसली बढ़ा हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में जो उनको अर्ली एज में स्पेक्ट्स लग रहे हैं, चश्मा लग रहे हैं, वो किसी तरह एक्यूप्रेशर से या डाइट से कुछ हेल्प आउट हो सकता है? तो जैसे ये हमारा ऊपर का हिस्सा है, ये ब्रेन का हिस्सा है। ओके। और इसमें एक उभरा हुआ जगह दिखाई देगी, वो नाक का पॉइंट है। साथ में आँख के पॉइंट है। ये मुंह हो गया हमारा, ये गले के। ओके। किसी को थायराइड वगैरह होगा तो यहाँ पे आप करेंगे तो उसको पेन भी होगा। पेन लगा लो कि मेरे लिए एक ऐसा था कि डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल था। उसका वजन बढ़ गया था, बच्चे को ऐसे ले रही थी ना, ऐसे लेते लेते ही चक्कर आ जाते थे। ओके। थोड़ा उनका हेल्थ इश्यूज वो चीजें थी ना, वो बड़ी याद आती हैं तो बड़ा दिक्कत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आज अपनी सारी बातें नहीं सर, जो आपकी स्टोरी है वो मोटिवेटिंग है। Hello everyone, welcome you to the YouTube channel and our podcast which we are starting today, SD Talks. So अब तक जो भी पॉडकास्ट हमारे पास आ रहे हैं, जो भी हम लोग अपने डेली रूटीन लाइफ में देख रहे हैं, वो पॉडकास्ट वो हैं जो पहले लोग फेमस होते हैं, दे अचीव समथिंग एंड देन दे कम टू पॉडकास्ट। लेकिन हम इसका नज़रिया थोड़ा सा चेंज करते हुए हम अपने ही बीच से ऐसे अचीवर्स को, ऐसे मोटिवेटर्स को आपके सामने लेके आएंगे जो हम सबके बीच में हैं, बट दे आर नॉट येट सो फेमस। और पहले दुनिया को हम पॉडकास्ट के थ्रू उनके बारे में डिटेल में बताएंगे, देन विल सी हाउ द रिस्पॉन्स कम्स टू मी। सो टुडे वी हैव अ गेस्ट मिस्टर दीपक डागर, योगाचार्य। अब इनका योगाचार्य बनने के लिए इनकी जो जर्नी है वो हम सब आपस में मिलके डिस्कस करेंगे और सर से भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे उन्होंने एक कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ के और अपने आप को योगाचार्य में कन्वर्ट किया है। सो वी हैव आवर गेस्ट मिस्टर दीपक डागर। सो सर, वेलकम यू टू SD टॉक्स। थैंक यू एंड थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा हमारे को भी अच्छा लगा आपने जैसे हमारे को इनवाइट किया है और मेरे बारे में जानना है। और बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में एक ही लाइन पकड़ लेते हैं, बिल्कुल पूरी जिंदगी उसी में निकालते। बिल्कुल वही है सर। इसका जो हमने स्टार्ट किया है, इसके पीछे रीजन यही है कि हम लोगों को बता सके कि हम सबके बीच में इतने मोटिवेटर्स हैं, इतने लोग हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और इस जर्नी की शुरुआत हम आपसे ही करते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी आशा करेंगे कि ये जो हमारा पॉडकास्ट है बहुत आगे तक लेके जाए और समाज में जो भी कोई अच्छा काम कर रहा है अपने फील्ड में उसको हम लेके आए। और आपका सहयोग रहेगा और मेरा आपके साथ है। बिल्कुल, थैंक यू सर। सो सर, थोड़ा सा हम आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे कि जैसे मैंने अभी सबको बताया कि आप कैसे कॉर्पोरेट लाइफ से एक योगाचार्य तक आप पहुंचे हो, तो आपके कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, क्या आपकी प्रीवियस लाइफ हिस्ट्री है, कैसे आपने एक कॉर्पोरेट लाइफ से अपने आप को योगाचार्य बनने के लिए कन्वर्ट किया है। सो उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा जो बैकग्राउंड है गांव से ही है और एक किसान फैमिली, और मेरे पिताजी आर्मी ऑफिसर से रिटायरमेंट है, ऑनरी कैप्टन 11,000 से। तो उसके बाद मेरा विश्वास था कि हम भी आर्मी में जाएंगे, मगर कुछ हेल्थ इश्यूज थे, निमोनिया, अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो गई थी। वो आपको प्रॉब्लम था? हाँ, वो मेरे को प्रॉब्लम था। मगर रेस इतनी लगाते थे, एक्सरसाइज करते थे, वो क्योर हुआ। और मगर फिर जैसे ही 10th पास किया, 10th पास करते ही बोलते हैं ना कि एक जाटों के बालक बाहर चले बिल्कुल। तो वहाँ पे हम 11th के लिए वेस्ट पब्लिक में गया। वहाँ का माहौल अलग देखा। अलग देखने के बाद तो एजुकेशन में इतना ध्यान नहीं रहा, तो +2 में फेल हुआ। मगर पिताजी थोड़े स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने बोला कि भाई आर्मी में जाना है। बिल्कुल, जो आर्मी में जो काम करते हैं उनकी हमेशा से विश रहती है कि बच्चे भी हमारे आर्मी में ही जाएं। हाँ, हमारा फैमिली जैसे मेरे पिताजी 6 भाई हैं, वे सारे आर्मी में हैं, उनके बच्चे हैं। 2-3 ऐसे भाई हैं जो अपने अलग फील्ड में निकले हैं। +2 में फेल हो गया था, फिर उसके धक्के से ही पैसे लिए दे के कहीं से पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा। 2007 से 10 तक मैंने
पॉलिटेक्निक किया। Okay. फिर 10 से 13 तक मैंने बीटेक किया। हाँ, बीटेक आपने कहाँ से किया? सोनीपत कॉलेज था, एमडीयू से एफिलिएटेड था। मैकेनिकल से मेरा बीटेक है, मैकेनिकल से पॉलिटेक्निक है। इस बीच में हेल्थ इश्यूज चलते रहते थे, मगर हेल्थ इश्यूज को रोकने के लिए मैं रेस लगाता था, मैराथन थी, योग प्राणायाम था। तो हमारे गांव के एक डॉक्टर थे, वो बोले कि भाई कैसे अपने लंग्स बदली तो कर नहीं सकते, तो आप थोड़ा योग प्राणायाम का सहारा लो। तो स्वामी रामदेव जी का बार बार धन्यवाद करूँगा। तो उन्होंने वीडियो मैंने देखी और उनके साथ वहाँ मैं थोड़े दिन रहा भी, योग प्राणायाम। हरिद्वार में आप रहे? हरिद्वार में। तो वहाँ मैंने गहनता से इसके बारे में सीखा, और सीखने के बाद मेरी एजुकेशन पूरी हो गई थी। मैं गुड़गांव में आ गया था 2013 में। 1-2 साल पहले बीच में चक्कर लगते रहते थे। सनबीम मैंने ज्वाइन करी 22 जुलाई 2013 को एज ए जूनियर इंजीनियर। हाँ, DET। फिर जूनियर इंजीनियर बने, फिर डिप्लोमा बीटेक कर रखी थी, उसका एजुकेशन आए, इंजीनियर बने, सीनियर इंजीनियर बने। तो इस बीच में था कि मैं कुछ न कुछ अपनी हेल्थ के लिए और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करूँ। कितना टेन्योर था आपका कॉर्पोरेट लाइफ में? बहुत था, और इतना विश्वास नहीं था कि मैं इस लेवल तक भी पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरा था एक फ्रेंडली नेचर था। मैं जिससे भी कंपनी में मैं बात करता था, सिक्योरिटी गार्ड से लेके बड़े तक, मैं वहाँ तक CEO तक भी मैं पहुँचा, और सारा एक व्यवहार का था। और अच्छी सेहत मैंने बना ली थी। ड्यूटी के टाइम भी मेरे को लंच टाइम मिलता था, उस टाइम भी मैं अपना योग प्राणायाम करता था। स्टैंडर्ड रूम में रहा, स्टैंडर्ड क्वालिटी मैंने देखी, फिर प्रोडक्शन मैंने देखा, और फिर उसके बाद मैंने योग में डिस्टेंस से पढ़ाई की। योग में डिप्लोमा, मास्टर डिग्री। आपने योग में डिस्टेंस से जो पढ़ाई की वो आपने जॉब करते करते शुरू कर दिया था? करते करते किया। अगर कोई बच्चा करना चाहता है योग में पढ़ाई, तो आपने कहाँ से की, कैसे की, उसके बारे में कुछ बताएंगे? वो मैंने जैसे पढ़ाई की ना, तो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है। और वो बहुत अच्छा है, और वो वहाँ क्लासेस भी लगती हैं, आपको बेसिक पढ़ाया भी जाता है, एग्जाम भी होते हैं। और अगर जो आदमी चाहे ना डीपली नॉलेज लेना, तो वो उनकी वर्कशॉप लगते बहुत अच्छा होता है। ग्रेट। तो फिर आपने अपना करियर कितने साल कंटिन्यू किया कॉर्पोरेट लाइफ में? कॉर्पोरेट लाइफ में ये नहीं था कि मैं योग की लाइन में जाऊँ, मेरा इंजीनियरिंग और था। मैंने इसलिए मैंने मैनेजमेंट भी किया। MBA किया मैंने प्रोडक्शन ऑपरेशन से, गुरुजनकेश्वर यूनिवर्सिटी से, वो भी डिस्टेंस से किया। और मेरा था कि मैं स्टैंडर्ड रूम से क्वालिटी से निकल के प्रोडक्शन में जाऊँ, मगर वहाँ मैंने 1-1.5 साल काम किया। और फिर उसके बाद योग में धीरे धीरे मैंने पढ़ाई की, और मैडम के बारे में भी सोचता था। मेरी वाइफ है, वो बीटेक एमटेक है, मशीन डिजाइन से एमटेक है, बीटेक मैकेनिकल से है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों न मैं योग की लाइन में आ जाऊँ, और यूनिवर्सिटी का मेरे पास ऑफर आ गया था, YMC यूनिवर्सिटी का। हाँ, तो एक लाइन मेरी वो थी और एक कंपनी था, मेरे को एक लाइन चूज करनी थी। तो फिर मैंने देखा कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मैडम की PhD भी हो सकती है। बिल्कुल। और योग के लाइन में मेरा जो मन पसंद है वो काम भी मेरे को मिल जाएगा। बिल्कुल। इस बीच में मैंने कॉर्पोरेट क्लास लेना शुरू कर दिया था, योगा क्लासेस, लाफ्टर योगा, चेयर योगा। ये आप जॉब करते करते कर रहे थे? हाँ। वो मेरा एक पैशन बन गया था। 2014-15 से मैंने स्कूलों में, कॉलेजों में, कमला नेहरू पार्क, इस्लामपुर कॉलेज, स्कूलों में, गांव में, कलानौर हल्का मेरा गांव में, सभी में मैंने कैंप लगाया। ब्लड डोनेशन का, RSS शाखा से मैं जुड़ा, वहाँ से मेरी टोटल। तो आप वॉलंटियर सोशल वर्कर भी रहे? हाँ, काफी बहुत अच्छा लगता था मेरे को। ग्रेट। फिर वहाँ यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन सिलेक्शन हुआ, वहाँ पे मैंने योगा डिप्लोमा शुरू करवाया। दिनेश अग्रवाल जी थे वाइस चांसलर। तो वहाँ के कॉलेज में हमने पढ़ाया, योगा डिप्लोमा की प्लानिंग की, और अपनी सर्टिफाइड करवा के उसके बाद वहाँ पे योगा का UG डिप्लोमा चालू हुआ। सर से बात हुई, फिर उसके बाद इस बीच में एक समस्या हो रही थी। उस समस्या के बारे में भी हम जरूर जानना चाहेंगे। तो खुशखबरी थी पहले तो, ट्विंस बेबी हुए मैडम को। और उसके साथ साथ ट्विंस बेबी में एक लड़का एक लड़की थे। तो लड़के की तबीयत डाउन हुई ना, तो उसने मेरा पूरा ही करियर चेंज कर दिया। तो वहाँ से फाइनेंशियल इशू भी आए, और यूनिवर्सिटी में काम करता था। यूनिवर्सिटी में काम करने के साथ साथ मेरे को लगता था कि मैं यहाँ पे इतना पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में इतना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं कि सैलरी आपको फुलफिल कर पाए। प्रोफेशन तो था, मगर प्रोफेशन के साथ साथ मेरे को लगता था कि पैसे फाइनेंशियल कंसर्न्स थे। हाँ।
तो लड़का बहुत बीमार हो गया था, लाखों रुपए वहाँ पे। बीमारी अगर डिस्कस कर सके, क्या उनको प्रॉब्लम हुई थी बच्चे को? बीमारी को डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे लेरिंगोमलेशिया होता है बच्चे को। ओके। और उसमें दूध नहीं पीता है, वो दूध नहीं पीता तो वो अंदर नहीं जाता, अंदर नहीं जाने की वजह से उसको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो गए थे। ज्वाइंट स्टिफनेस हो गई थी, ग्रोथ नहीं कर पा रहा था, बहुत चैलेंज थे कि उसका हम सोच नहीं पा रहे थे कि वो लड़का आगे ग्रोथ करेगा। तो इसी वजह से ही फिर फाइनेंशियल कंडीशन हुई, मेदांता टिमिस वगैरह काफ़ी चीज़ें मैंने दिखाई वहाँ पे। किसी ने इलाज बहुत महंगा। तो रिश्तेदार भी बोले कि भी कैसे करना है, कैसे इसको मैनेज करना है। 2 दिन आते थे, 4 दिन आते थे, फिर वो चले जाते थे। किसी ने सलाह दी कि एम्स में बात करो, एम्स में राजनीति बहुत सारी अप्रोच लगती है, वहाँ पे एडमिशन ये आपके कैमरे के सामने भी मैं बोलता हूँ। बिल्कुल होता ही है, अप्रोच की भी चाहिए और धक्के बहुत खाने पड़ते थे किसी की जानकारी करवा के। और मैंने अपनी नौकरी को भी उसके बाद यूनिवर्सिटी के बाद मैं कंपनी में भी आ गया था वापिस, वो भी छोड़ के मेरे को लड़के को संभालना पड़ा। 3-3.5 साल हम कोविड में बच्चे को दिखाते रहे, हॉस्पिटल में आते रहे, जाते रहे। और कोविड टाइम तो वैसे भी इतना क्रिटिकल था कि हॉस्पिटल का रीच भी बहुत मुश्किल था। मगर वही था कि एक आपके पास गोल होना कि हाँ मेरे को बच्चे को बचाना है, मैडम की सेहत अच्छी करनी है। इस बीच में ही मैडम की सेहत अच्छी की, वहाँ मैंने योगा भी कराया, जितने पेशेंट आते थे वहाँ भी मैंने योगा कराता था। मैं कन्वर्जन ब्लॉक में था, तो वहाँ के जो पेशेंट आते थे वो पार्क में बिठाता था, मैं उनको योगा कराता था। वहाँ से जानकारी बनती गई, डॉक्टरों से जानकारी बनती गई। वहाँ भी मैंने जो पंडाल में रहते थे उनको भी कराता था। तो वो सर्कल बनता गया और धीरे धीरे मेरे बच्चे का इलाज चलता रहा। और मैंने वहीं पे होम क्लासेस लेना शुरू कर दिया खर्चा निकालने के लिए। ओके। हाँ, फिर इसी बीच घरवाले की जो सेहत थी वो भी मोटी हो गई थी। ओके। हाँ, उसका कोई रीजन ऐसा कि उस टाइम पे उनका वेट बढ़ा एकदम से? वो रीजन क्या था कि वो ये लगा लो कि मेरे लिए एक ऐसा था कि डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल था। उसका वजन बढ़ गया था, बच्चे को ऐसे ले रही थी ना, ऐसे लेते लेते ही चक्कर आ जाते थे। ओके। हाँ, थोड़ा सा उनका हेल्थ इश्यूज वो चीजें थी ना, वो बड़ी याद आती हैं तो बड़ा दिक्कत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आज आपने मेरी सारी बातें नहीं सर, जो आपकी स्टोरी है वो मोटिवेटिंग है और इसीलिए हम आपसे ये सब डिटेल में जानना चाहते हैं। वो बता रहे थे कितना वेट कम हो जाता है, ये हेल्थ इशू ठीक हो जाते हैं। तो मैंने देखने के बाद मैंने उससे फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद मैं कहा मेरी वाइफ की भी सेहत अच्छी हो जाएगी, वो बोले कि ठीक हो जाएगी। तो उसके बाद मैंने न्यूट्रिशन यूज़ किया। वो घरवाली ने यूज़ नहीं किया कि 8-9 हज़ार रुपये का पैकेज है, इतने रुपये कहाँ से लेके आए, ये करना है। नौकरी भी छोड़नी पड़ गई थी। तो घरवाली भी कह रही थी नौकरी छोड़ के ये डिब्बे ले आया, ये करना वो करना, बड़ा ही चैलेंजिंग था। पर घरवाली ने मेरा साथ दिया कि बोले कि इसको यूज कर लेती हूँ मैं कहा पैसे लग गए, पैसे आने नहीं दोबारा, इसको यूज करके देखो। तो यूज किया, उसका वेट कम हुआ, थोड़ा एनर्जी होगी, क्योंकि 10 दिन के हम हॉस्पिटल में रहने लगे थे। और उसके बाद बच्चे के जन्म के कितने दिन तक आपको हॉस्पिटल रहना पड़ा? लगभग 3.5-4 साल हॉस्पिटल में रहे। आप लगातार 3-4 साल हॉस्पिटल में रहे? कपड़े प्रेस हो गए, फिर वापिस हम घर पे से फिर हॉस्पिटल में चले जाते थे। 10 दिन रुकता था, 5 दिन रुकता था, फिर वहाँ चले जाते थे। मगर इस बीच में खुशखबरी हमारे क्या मिली, बच्चे की थोड़ी सेहत अच्छी होगी और मैडम की भी सेहत रिकवरी हुई। मैडम का जो रिजल्ट आया ना, उसने मेरी टोटली लाइफ चेंज कर दी। एक मेरे को बिलीव होना कि आपका लाइफ चेंजिंग पॉइंट वही था। वही मेरा लाइफ चेंजिंग पॉइंट था। तो आपने फिर उसके बाद योगा को कैसे कंटिन्यू किया? तो मेरे को क्या था कि मेरे को रिजल्ट आ गया, एक समस्या थी वो ठीक होगी। वहाँ से लोगों ने उनको पूछना शुरू किया क्या कर रही है बेटा, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, आप पतले की ओर चिंता कर रही है। उन्होंने बताया कि मैं फिट हो रही हूँ और ये मेरे को मेरे आजकल सोशल लाइफ में इफ यू आर लाइक हेल्दी है, वेट आपका ज्यादा है, तो एक हरियाणा राजस्थान में खास करके कि अगर आप मोटे हैं तो आप खुश हैं। तो पेट से अंदाजा लगाया जाता है कि खाते पीते घर का है। मगर आज के दिन में वो कहानी बिल्कुल गलत हो चुकी है, क्योंकि वाइफ वेट बढ़ा था ना तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होने शुरू हो गए थे। और उनका वेट कम होते ही वहाँ पे स्टाफ नर्स थी, डॉक्टर्स थे, वो पूछने लगे क्या है कैसे है। मेरे फ्रेंड सर्कल में हो गया। फिर ऐसे ही मेरा एक जो टर्निंग पॉइंट था ना, उन्होंने बोला कि भैया आप इनका रिजल्ट आया ना,
मेरे को पैसे की जरूरत थी। उन्होंने बोला कि आप ऐसे ऐसे एक मीटिंग वगैरह देख सकते हो। नौकरी छूट चुकी थी और एक मैंने मीटिंग देखी 6 जनवरी 2021 में। मैंने देखा कि अगर ऐसे लोग भी काम कर रहे हैं, मैं तो थोड़ा योग के बारे में जानता हूँ, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड भी है, मैंने इलेक्शन भी लड़ा हुआ है। अच्छा, कौन से इलेक्शन लड़े हैं? मैंने ब्लॉक समिति का इलेक्शन लड़ा है, गांव में ही मेरा था। इस योजना से पिछली योजना में मैंने इलेक्शन लड़ा था। ओके। हाँ, वो जो भी था कि सेवा करनी है, इलेक्शन लड़ना है, नौकरी छोड़ के भी मैंने सोशल वर्क की तरफ आपका ध्यान बना रहा है। तो आज के दिन में जो देख रहा हूँ ना, जिसके पास अच्छी सेहत है और अच्छी इनकम है, वही समाज के लिए खर्च कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जब खुद सेटिस्फाई हैं तब आप किसी और को खुश कर सकते हैं। हाँ, खुद भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों को फिट बनाने के लिए पहले आपको फिट होना पड़ेगा। फिर योग मैंने सेंटर वगैरह खोले। मेरे गांव के ही एक, मैं पीछे चलना चाहूँगा, मेरे गांव के ही 2 बच्चे लोग की योगा बहुत अच्छा आसन करते थे, गरीब स्कूल में पढ़ते थे, मगर ये था कि उनको घर चलाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। 2015 में मैंने पहला सेंटर खोला था सेक्टर 10 में। हाँ, तो वहाँ मैंने सेंटर खोलने के बाद उन बच्चों को वहाँ लेके आए, क्लासेज वगैरह दी, होम क्लासेज दी, उनकी अर्निंग होनी शुरू हुई। अर्निंग होने के बाद उनको लगा कि हाँ, हम यहाँ से कुछ कर सकते हैं, सीख सकते हैं, कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने आज वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। एक फरीदाबाद यूनिवर्सिटी के पास ही वहाँ सेट है शोरूम, उन्होंने अपना सेंटर वहाँ पे बनाया हुआ। एक सलीम नाम का लड़का है रिटोली का, वो भी अच्छा कर रहा है, आज गुड़गांव में है। एक टिंकू नाम का है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये सब अपना योगा में अपना कैरियर कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात। वही सिखाता था मैं, 10-10 मिनट सोता था उनको, सुबह योगा सेंटर पे जाते थे, ड्यूटी करता था, रात की ड्यूटी होती थी, तो फिर सुबह शाम को योगा करा के फिर जाते थे। बच्चे भी बहुत वो। ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो योगा से ठीक हो सकती हैं बिना किसी मेडिकेशन के? योग से तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, योग से जितनी भी श्वास की दिक्कत है, सांस से रिलेटेड, हाँ, अस्थमा जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं, अस्थमा हो गया, निमोनिया हो गया, वगैरह, वो सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। और इसके सामने एग्जाम्पल मैं भी हूँ। बहुत ही ज्यादा जैसे मौसम चेंज हो जाता तो उसके बाद हम थोड़ा बहुत जरूरत पड़ती है, नहीं तो जो पंप वगैरह भी मैं यूज करता था पॉलिटेक्निक में, तो वो ठीक हो चुका है। और उसके बाद जितनी भी हमारी माइंड से प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है, प्रॉपर गाइडेंस के, हाँ, प्रॉपर तरीके और गाइडेंस के साथ की जाए तो जितनी भी हमारी ज्वाइंट्स पेन की दिक्कत है वो ठीक हो सकती है। हाँ, श्वासों का ही रोल है इसके अंदर। बीपी, डायबिटीज, हाँ, बीपी डायबिटीज जैसे मैंने ये रिसर्च अपना किया है, रिसर्च तो नहीं बोल सकते, मैंने अपने लोगों का अभ्यास देखा है। तो शुगर, बीपी और हमारे ये थायराइड है, ये लाइफस्टाइल डिजीज है। ये कोई परमानेंट डिजीज नहीं है। एक्चुअली तो ये डिजीज ही नहीं है, डिजीज ही नहीं है। बीपी है और थायराइड, शुगर है, ये हमारी लाइफस्टाइल को ठीक कर ले, खाना पीना ठीक कर लो, थोड़ा योग अभ्यास कर लो, सोने जागने का टाइम ठीक कर लो, तो बिल्कुल अपने आप रिकवर हो जाता है। हमारी अगर मैं बताना चाहूँ तो हमारा सुबह शाम ऑनलाइन सेशन चलता है जूम पे ही। तो हम लोगों का उनका खाना पीना ठीक करते हैं, बेड हैबिट ठीक करते हैं, लाइफस्टाइल ठीक करते हैं, और लाइफस्टाइल के साथ साथ उनका न्यूट्रिशन कुछ ऐड करते हैं, जिससे आज के दिन जो कमी है वो पूरा हो। आपके अकॉर्डिंग क्या खाना पीना फिट है? एक ऐसी क्या डेफिनेशन है खाने की कि ये खाना परफेक्ट है किसी हेल्दी पर्सन के लिए? देखो, मैं किसान फैमिली से ही हूँ, इतने ज़्यादा बड़े जिम्मेदार नहीं हैं, बाकी ताऊ और हैं वो काफ़ी बड़े जिम्मेदार हैं। और उसमें क्या है कि जो पहले हम जमीन उगाते थे तो उसमें क्या था कि यूरिया पेस्टिसाइड नहीं डलता था, देसी खाद पे काम चलता था। और यूरिया पेस्टिसाइड डालना भी आज के दिन किसान की मजबूरी भी है, क्योंकि इतनी जनसंख्या बढ़ रही है तो उसकी पूर्ति नहीं हो पाए अगर हम ऑर्गेनिक काम करें। और उसको कंपेट करते हुए, जैसे यूरिया पेस्टिसाइड ना डालें तो अगर 10 साल तक हम बिना यूरिया पेस्टिसाइड डालें तो अगर उस खेती तक हम पहुँचते हैं ना तो इतना बहुत सारी अनाज की शॉर्टेज भी हो जाएगी। तो लोग आज के दिन इतना केमिकल खा रहे हैं, अगर धान की बात करूं तो उसमें बहुत केमिकल पड़ता है, दवाइयाँ छिड़कती हैं। तो क्या परफेक्ट फूड हैबिट्स हैं किसी भी पर्सन की आपके अकॉर्डिंग? परफेक्ट फूड्स की जैसे हमारी जो है, हम
क्या करते हैं, कोई थायराइड है, कोई हेल्थ इशूज है किसी को भी, हम उसका फाइबर इंटेक बढ़ाते हैं। शुगर वाले का है वो फाइबर इंटेक बढ़ाते हैं। कच्चा अनाज है वो करवा देते हैं, स्प्राउट्स ऐड करवाते हैं, और साथ में उसका सैलेड है, फ्रूट्स है, वो चीज़ ऐड करवा देते हैं। मगर कहीं ना कहीं उसमें भी डर रहता है, इंजेक्शन है। तो सुबह से शाम तक नॉर्मली क्या रूटीन हमारा होना चाहिए खाने को लेकर? सुबह जैसे मैं और किसी की तो बात नहीं करूँगा, जैसे मैं आप अपनी कम्युनिटी ही बात करें तो हाँ अपनी कम्युनिटी की और मैं अपने के बारे में बात करते हैं, तो हम जो सुबह सेशन होता है हमारा 5:30 से 6:30 तक होता है। तो उसमें लोग आते हैं अपना फ्रेश होकर, उसमें आगे अपना एक हमारे सुबह 5:30 से 6 बजे। हाँ ओके। हमारा एनर्जी ड्रिंक है वो हम उनको साथ ही करवा देते हैं। वर्कआउट हुआ, बॉडी के अंदर मसल्स थोड़ी हमारी एक्टिव हुई, उसके बाद उनको हम न्यूट्रिशन डाइट देते हैं। ओके। सबका अलग अलग होता है। और न्यूट्रिशन डाइट क्या है? न्यूट्रिशन डाइट में जैसे मैं अपना हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ऐड करवाता हूँ, साथ में उसके साथ नेचुरल अपनी डाइट ऐड करवाता हूँ, और कुछ योग प्राणायाम मैं अपने पर्सनल उस डिजीज के अकॉर्डिंग ऐड करवाता हूँ। ओके। तो हर डिजीज का एक अलग प्राणायाम, अलग एक्सरसाइज, अलग योगा है। ओके। ग्रुप में होती है हमारी, मगर उसके अकॉर्डिंग अलग होता है। ओके। फिर उसके बाद में क्या फॉलो करते हैं आप? सुबह न्यूट्रिशन हो गया, उसके बाद हम हेल्दी उसका स्नैक्स करवाते हैं, फ्रूट्स भी होगा उसमें, या फिर कोई स्प्राउट्स वगैरह ऐड करवा देते हैं। यानी कि विटामिन सी वाले भी फ्रूट्स हम सुबह के टाइम ऐड करवा देते हैं। ओके। विटामिन सी का जो फ्रूट्स हैं जितने भी हैं, जैसे संतरा हो गया, अनानास, कीनो, ये सब सुबह के टाइम। ओके। और किसी को अर्थराइटिस की दिक्कत है, एसिड की दिक्कत है, तो उसको ये चीज़ नहीं करवाते। उसके बाद हम उसका थोड़ा सैलेड करवाते हैं, फिर उसको रोटी सब्जी वगैरह, दही सलाद वगैरह खिलाते हैं। फिर उसके बाद हम एक अपना फ्रेश एनर्जी ड्रिंक होता है, फिर उसके 4-5 बजे के आसपास हम उसको ड्राई फ्रूट्स हैं, मखाने हैं, और अपना इवनिंग स्नैक्स में हम ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज होती है हमारी, शाम को भी वर्कआउट होता है, उसमें हेल्दी टॉपिक बताते हैं। वेट कम कर लेते हैं, वेट को मेंटेन करना कैसे, वो सारी चीज़ वो प्रॉब्लम आता है हमें। वेट कम करना आसान है, लेकिन उसको मेंटेन करना उतना ही मुश्किल है। वो वर्कआउट करा के, और उसमें हेल्दी टॉपिक हमारे होते हैं, अलग अलग कुछ चीज़ें, मेरी पूरी टीम बनी हुई है। तो उसी के बाद फिर हम हेल्दी ब्रेकफास्ट हुआ सुबह, और डिनर हम शाम को कराते हैं। 2 टाइम का मील रिप्लेसमेंट करवाते हैं, और उससे रिजल्ट्स भी आता है। उसके हेल्थ इशूज होते हैं वो भी धीरे धीरे क्योर होते चले जाते हैं। मतलब नॉर्मल सब्जी रोटी को छोड़ के हम किस तरह अपने लाइफस्टाइल में सारे न्यूट्रिशंस को ऐड कर सकते हैं, ये एक आप डेली रूटीन में आप फॉलो कर रहे हैं, और यही आप दूसरों को भी सजेस्ट कर रहे हैं। नाइट साइकिल का, स्लीप साइकिल का कुछ पैटर्न बनता है हमारी हेल्थ के लिए? बहुत ज़्यादा होता है। उसमें क्या होता है कि जो हम लेट नाइट्स होते हैं और सुबह लेट उठते हैं, वो बहुत ज़रूरी हो गया आज के दिन ड्यूटी वालों के लिए, कि भाई हम तो क्या करें, नाइट ड्यूटी लगती है, ये है, तो वो करते हैं। मगर उन्होंने हैबिट ऐसी बन गई, उनकी बीपी शुगर थायराइड को टेबलेट लेते हैं, तो उसको कोई बीमारी नहीं मानते। अगर कोई आदमी उस दिन की ड्यूटी करता है और वो 10 बजे तक सो जाता है, तो सुबह 5 बजे तक वो उठ सकता है। 6-7 घंटे नॉर्मली जो स्लीपिंग टाइम है वो क्या होना चाहिए? नॉर्मली 10 बजे से 5 बजे तक होना है वो स्लीपिंग टाइम हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। अगर 10 भी है कि अगर लेट ड्यूटी से आता है, हम एनसीआर में रहते हैं दिल्ली में, ट्रैफिक कितना है, कैसे पहुंचेंगे? 10 बजे तक भी, अगर 11 बजे तक भी कोई सो जाता है, तो 6 घंटे की नींद उसकी डेफिनेटली बड़ी होगी। तो आपके अकॉर्डिंग एक हेल्दी पर्सन को मिनिमम 6 घंटे की नींद लेनी जरूरी है, अगर हेल्दी कोई रहना चाहता है तो। 6 घंटे की बहुत ज़रूरी है, और आदमी फ्रेश भी हो जाता है, साउंड स्लीप आती है इस टाइम पे अगर कोई सोता है तो। अगर 10 से 5 बजे के बीच अगर हम 1 बजे कर देंगे ना, 12-1 बजे सो जाएंगे, तो फिर वो नींद साउंड स्लीप नहीं आएगी, क्योंकि वो हमारा डाइजेशन का फीड है और है, तो वो माइंड रिलैक्स नहीं हो पाता उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। आपके प्रोफाइल में मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है कि आप एक्यूप्रेशर से भी ट्रीटमेंट करते हैं लोगों का, ये कैसे आपके लाइफ में ऐड हुआ? जब मैं इसमें योग की लाइन में आया, तो मैं सोचता था कि योग होगा, मेरी एजुकेशन होगी, तो कैसे मैं ठीक रह सकता हूँ। ये आपने अपने आप के लिए, आपने अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ही आपने योग सीखा, आप ये हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के इसमें आए, देन आपने अपनी हेल्थ के लिए ही आपने एक्यूप्रेशर सीखा। ओके। मेरे को बताया था कि ये इधर वाला जो पॉइंट है ना, ये हमारा लंग्स का पॉइंट है। ओके। सुजोग थेरेपी है ये,
ओके। और सुजोग थेरेपी एक बार आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे कौन सा पॉइंट? बिल्कुल सिंपल है। जैसे ये सुजोग बोलते हैं, सु हाथ को बोलते हैं, जोग पैर को बोलते हैं। ओके। हाथ और पैर से की जाने वाली सुजोग थेरेपी एक्यूप्रेशर थेरेपी बोलते हैं। ओके। बहुत सारी अलग अलग तरीके हैं, वो उसमें ले जाएंगे। ये बिल्कुल सिंपल है, हर कोई भी कर सकता है। बिल्कुल। तो जैसे ये हमारा ऊपर का हिस्सा है, ये ब्रेन का हिस्सा है। ओके। और इसमें एक उभरा हुआ जगह दिखाई देगी, वो नाक का पॉइंट है। साथ में आंख के पॉइंट है। ये मुंह हो गया हमारा, ये गले के पॉइंट है। ओके। किसी को थायराइड वगैरह होगा तो यहाँ पे हम करेंगे तो उसको पेन भी होगा, पेन से रब करेंगे तो। सर्वाइकल होगा तो ये वाला पीछा में ये हिस्सा है, तो ये हिस्सा है। और ये नीचे आएंगे तो ये हमारे लंग्स के पॉइंट है। ये जो गुद्दे वाला हिस्सा, यहाँ पे आप दबाओगे तो। ओके। हाँ, ये तो अगर किसी को भी लंग्स से रिलेटेड इश्यूज हैं, यहाँ पे आप प्रेस कर सकते हो। ये पॉइंट प्रेस होते हैं। फिर कलर थेरेपी होती है, अलग अलग चीजें होती हैं। यहाँ पे आप दबा सकते हो। फिर इससे थोड़ा यहाँ पे चलेंगे, ये हमारा पेट का पॉइंट है, स्टमक का। ओके। हाँ, इसी के अंदर ये हार्ट होता है, लंग्स के अंदर ही हार्ट का पॉइंट है। और ये हमारा लीवर का पॉइंट है। ओके। इधर आप दबाएंगे तो। और ये जो बीच की है हमारी, इसके साइड में बड़ी आंत है और यहाँ पे वो मल द्वार होता है हमारा, ऐसे। और ये बीच में है, ये हमारी छोटी आंत है, वो बनी हुई होती है। ओके। सिंपल है, ऐसे करेंगे हम। ये हमारे पैर हो गए, ये दो हाथ हो गए, ये हमारा बीच का पोर्शन हो गया, ये अपर बॉडी होगी। ओके। बहुत ही सिंपल है। तो हमारी पूरी बॉडी के फंक्शंस जो है वो हमारी हथेली में, हथेली के अंदर है, ऐसे ही पैरों के अंदर है। ओके। ऐसे पीछे की ओर आगे तो ये हमारी स्पाइन के हो गए हैं, ये दोनों यहाँ पे। और ये ऐसे आएंगे तो हमारे किडनी के पॉइंट हो गए हैं। ये पीछे आएंगे तो ये हमारी यहाँ तक हो गए हैं। तो ये इस तरह के है। और इसमें जिनको फीमेल प्रॉब्लम है, मेल प्रॉब्लम है, तो ये बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट्स हैं। हाँ, ऐसे ऐसे करके इसको दिन में ऐसे ऐसे प्रेस करो। ओके। आप हमारे जैसे सुबह शाम का इवनिंग सेशन होगा तो उसमें बहुत सारी फीमेल प्रॉब्लम भी होती हैं, वो ठीक होती हैं, गायनेज से रिलेटेड। और काफ़ी रिजल्ट्स भी हैं। और इसके साथ साथ हम उनका न्यूट्रिशन देते हैं, वेट कम कराते हैं, वो सारी चीज़ें रिलेट आती हैं। आपने ये जो बताए हैं अभी पॉइंट्स, ऐसे ही जो आज की तारीख में 80% लोग, जो हम जिनकी बात करें, 80% लोगों को, फिर मैं उसी पॉइंट पे आऊँगी, शुगर है, डायबिटीज़ है, थायराइड है और बीपी है। ये 3 बीमारियां इट्स वेरी कॉमन, जिसको आप वाली बात है हम अपनी डेली रूटीन के उससे ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, किसी का बीपी हाई है तो ऐसा कुछ पॉइंट्स हैं जो एक्यूप्रेशर में हमें हेल्प आउट कर सकते हैं उसको इमीडिएट कंट्रोलिंग में। या फिर किसी को हार्ट से रिलेटेड ऐसा कुछ इशू एकदम से आता है तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो उसमें हेल्प आउट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे हाई बीपी जो होता है ना, वो एकदम ब्लड सर्कुलेशन की वजह से होता है और ब्लॉकेज की वजह से होता है। तो वो चीज़ें हैं, मैं इसको सिंपल भाषा में मैं मायने रखता हूँ। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव हेल्थ से प्रॉब्लम है। हमारी सारी बीमारियां सिर्फ और सिर्फ हमारे पेट से कनेक्टेड है। और जो तम्बाकू रगड़ते हैं ना ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है भाई साहब, दिखाना आप भी कैमरे में। तो ये ऐसे करके इसको ऐसे करके रखते हैं वो बिल्कुल करते हैं। जितने भी ऑफिस वाले जो लोग हैं तो वो ये पॉइंट अगर रखेंगे ना तो ऐसे बैठे बैठे करेंगे तो पेट हमारा नरम होगा और उसकी कब्ज वगैरह में भी आराम मिलेगा। ओके। तो ये गैस से रिलेटेड इश्यूज हैं, जो आपके डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं, वो उसमें ठीक होता है। और किसी को हाई बीपी है तो उसमें हम क्या करते हैं, मान लो हाई बीपी है, उसका बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो नॉर्मल अपना ठंडा पानी पी सकता है जस्ट एक बार। फिर उसके बाद अपना जैसे आलती पालती में कुछ करेंगे। हाँ, उसके बाद जैसे जीभ को ऐसे बाहर निकालना है, अंदर रखना है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ देना। स्वामी जी ने बहुत अच्छे से इनका बताया, शीतली प्राणायाम है इसका, इससे बीपी कंट्रोल हो जाएगा। हाँ, इससे होगा। मैं जैसे कॉर्पोरेट क्लास ली, मैंने चार्ज पॉइंट में, मर्सर में मैंने कराया है योगा, तो वहाँ में उनको रिलीफ भी मिला उनको। एक ये है, इसी के अकॉर्डिंग शीतकारी प्राणायाम है। शीतकारी में ऐसे दांतों को दबा के
होठों को खोल के और पूरा श्वास अंदर भरना है, ये करना है। सावधानी भी है, अगर किसी को कफ की दिक्कत है, सर्दी जुकाम की दिक्कत है, उसको नहीं करना है ये। ओके। हाँ, और इसके साथ साथ एक हमारी जो ये है वो 8 योग में आती है, चंद्र सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। अगर हमारा हाई बीपी है और ये भी करने की इच्छा नहीं है उसकी, तो हम राइट साइड करवट लेके सो जाएंगे। ओके। आराम करके राइट साइड सोएंगे तो बहुत ही सिंपल है। तो लेफ्ट नोस्ट्रल हमारा चलने लग जाएगा। लेफ्ट वाला जो होता है वो ठंडा होता है। ओके। और राइट वाला जो होता है गर्म होता है। लेफ्ट वाला चलेगा तो उसका जो हाई बीपी का जो प्रेशर है वो नॉर्मल होता चला जाएगा। ओके। और अगर किसी को कफ वगैरह की दिक्कत है, जो मैंने रियलाइज किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, राइट से लेना, राइट से छोड़ना, कफ वगैरह के लिए ठीक है। और जो लेफ्ट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, ये इसका कहीं ग्रंथ वगैरह में नहीं मिलेगा। सूर्य नाड़ी भेदन मिलेगा, चंद्र नाड़ी भेदन मिलेगा। वो कैसे करते हैं, वो लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, इसको चंद्र नाड़ी भेदन बोलते हैं। मगर मैंने इसका एक्सपेरिमेंट ज्यादा किया है, ये कहीं हमारी किताब में नहीं है योग में। लेफ्ट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, राइट से लेना, राइट से छोड़ना, इसका और भी अच्छा रिजल्ट है। क्योंकि हमारी नाड़ियों को कर देता है, इनके बीच में सुषुम्ना नाड़ी होती है। अगर ये दोनों नाड़ियाँ हमारी एक्टिव रहे तो बहुत सारे हेल्थ इशू ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही आपने बताया अगर किसी का बीपी हाई हो, तो अगर किसी का बीपी लो हो गया हो तो वो राइट से करें, मतलब इसी का ऑपोजिट। हाँ, राइट से ले, राइट से छोड़ दे और लेफ्ट साइड करवट लेकर लौट जाए, उससे उसको रिलीफ मिल जाएगा। ऐसे ही अगर किसी को डायबिटीज हो तो वो अपने खाने पीने में फाइबर इंटेक बढ़ा ले। फाइबर से क्या मतलब आपका? फाइबर जैसे स्प्राउट्स है वो बढ़ा सकता है, और मोटे अनाज का रोटी खा सकता है। बाजरे का सीजन, मोटा अनाज मतलब क्या है? बाजरे का सीजन है अभी, जो ज्वार, बाजरा, बेसन, वो सारी चीजें मिला के खा सकता है। वहाँ से आप उनको होता रहेगा। और कब्ज, मैं जहाँ तक मैंने देखा ना कि जो डायबिटीज है वो 3 कारणों से मैं मानता हूँ। बहुत सारे डॉक्टर हैं, उनके लिए भी हम करेंगे, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मगर मैं सोचता हूँ सबसे पहले तो कॉन्स्टिपेशन किसी को रहती है, उससे डायबिटीज वो शिकार हो सकता है। दूसरा जो कारण है, उसको कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाए वो दिमाग पे लेकर बैठ जाए, स्ट्रेस। हाँ, तीसरा इससे रिलेटेड ही है, उसकी नींद पूरा ना हो, उसकी वजह से भी हो सकती है। तो इसका एक्चुअल में चीनी के इंटेक से कोई लेना देना नहीं। चीनी क्या है, चीनी के अंदर सल्फर है, वो यूरिक एसिड को बढ़ाती है, और उसकी बॉडी के अंदर जाके वो हमारी खाया पिया ना वो आंतों में चिपकाना शुरू कर देती है। उससे कब्ज वगैरह ये सारी चीजें, मीठे जो चीजें होती है ना वो आंतों में ज्यादा चिपकती है, तो वो आंतों के अंदर मल साफ नहीं होगा तो कब्ज बन जाएगी। कब्ज बनने से बहुत सारे हेल्थ इशू आते हैं। बिल्कुल। पर जो हम लोग कहते हैं कि इसको चीनी खाने से शुगर हो गया है, उसका वो यही लॉजिक है कि वो मीठी जो चीजें थी हाई कैलोरिक होती है, और उसके अकॉर्डिंग फिर वातों के अंदर चिपकता है, फिर वो परेशानी आती है उसको। बिल्कुल। एक आप कलर थेरेपी के बारे में भी बताते हैं। हाँ, कलर थेरेपी के में है, पर मैंने रिजल्ट लिए हैं। बहुत सारे चिकित्सक उसमें काम करते हैं। मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। बाकी ये था कि जैसे एनर्जी बढ़ानी होती है जहाँ पे, वहाँ रेड कलर लगा देते हैं, कम करनी होती है वहाँ येलो व्हाइट लगा देते हैं, इस तरह करके मैग्नेट वगैरह। बच्चों के जो विजन है, आजकल जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, इवन लाइक माय डॉटर इज देयर, तो ऐसे पढ़ाई की वजह से ले लेते हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह, क्योंकि आजकल होमवर्क भी बच्चों का मोबाइल में आता है, तो बच्चों का स्क्रीन टाइम ऑब्वियसली बढ़ा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में जो उनको अर्ली एज में स्पेक्ट्स लग रहे हैं, चश्मा लग रहे हैं, वो किसी तरह एक्यूप्रेशर से या डाइट से कुछ हेल्प आउट हो सकता है उसमें? वो बिल्कुल हो सकता है। जैसे अभी जलनेती है, अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो जलनेती से बेरा मिलता है, सूर्य निकलता है उससे भी होता है। हाँ, साथ साथ में फिर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन की कमी वगैरह हो, उसके अकॉर्डिंग भी हो जाता है। हाँ, और प्राणायाम ध्यान करता तो वो सब में करता है। एक देसी नुस्खा बताए तो जैसे गाय का घी नाक के अंदर डाला जाए तो वो आँखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है।
अगर गाय का घी नाक में डाला जाए तो उससे बच्चों की ENT के जितने भी रोग होते हैं उसमें बहुत रिलीफ मिलता है, मतलब आईसाइट इंप्रूव हो सकती है। ओके, तो ये तो काफी बच्चों के लिए हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल रहेगा। आते हैं किसी को हाँ, बच्चा पेशाब करता है या फिर नजला रहता है, सर्दी जुकाम रहता है, तो उसके लिए सबके लिए बहुत अच्छा रहता है देसी गाय का घी। ओके, वो उसमें सब में काम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, फिर ये तो काफी बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल चीज रहेगी। एक पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी कि फीमेल्स में पोस्टपार्टम, बच्चों की डिलीवरी के बाद में हार्मोनल चेंजेस का ये बहुत बड़ा इशू है, तो वो भी हम अपने जो हर्बल लाइफ से लगा लें या फिर अपना एक्यूप्रेशर थेरेपी से या योगा से, क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? फैट बोला आपने क्या? मैंने बोला जो हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं, हार्मोनल डिस्टरबेंस जो है हमारा, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? मैं मानता हूँ जितनी भी फीमेल हैं उनका कई बार जन्म होता है बिल्कुल होता है, तो इसलिए फीमेल को देवी बोला गया नो, बहुत बढ़िया है, क्योंकि हार्मोन जब शुरू होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, उसमें बहुत सारे लड़की को चले जाते हैं, बिल्कुल, फिर हमारा बेबी होता है, उसके बाद फिर चले जाते हैं, बिल्कुल, फिर मेनोपॉज होता है, उस टाइम पे फिर चले जाते हैं, बिल्कुल। तो ये ऐसी प्रक्रिया है कि जो नेचुरल है और होगी। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए उनका लाइफस्टाइल ठीक होना चाहिए। फीमेल की डाइट बहुत जरूरी होनी चाहिए, प्रोटीन वाली डाइट, फाइबर वाली डाइट, विटामिन मिनरल वाली डाइट, उसका ध्यान रखना है। सोशली यही चीज ऐसी है जो हम सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट कर रहे हैं आज के टाइम में, सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट। आपने कहा कि सुबह फीमेल हम लोग एक्सरसाइजेस कराते हैं, पर नॉर्मली वो सुबह का टाइम जो है वो फीमेल का इतना ऑक्यूपाइड है, इतना बिजी है कि बच्चों का टिफिन बनाना है, हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, उनका टिफिन बना के देना, वो वही मेन टाइम है, वो अपने लिए नहीं निकाल पाती है। मगर क्या है कि जैसे अभी मेरे पास हो सुबह से लोग, अभी शादी का सीजन में फिर भी वो आ रहे हैं, अगर मैं 120-25 लोगों की बात करूँ ना, तो उसमें से हमारे 110 फीमेल है। ये अवेयरनेस की वजह से वो अपना इतना अच्छे से टाइम मैनेज कर रहे हैं। 5:30 से 6 बजे तक एक्सरसाइज करेंगे, 5-7 मिनट डांस का सेशन होता है हमारा, मेडिटेशन का, तो उसके बाद रसोई में काम करेंगे, मोबाइल सामने रख लेंगे, तो वो इतना अच्छे से उनको सपोर्ट हो रहा है, इतने अच्छे से उन्होंने मैनेज कर रखा है। और जब मैं पहले बात करता था ना कि सर सुबह चाय पी ली, फिर बच्चों का खाना बना दिया, फिर एक काम कुम करके फिर एक चाय और पी ली, फिर खाना ही हम 12-1 बजे खाते हैं। इसलिए ही बहुत सारी और फिर खाना जो सुबह से खाते हैं तो खाना एक साथ क्वांटिटी और जो 12-1 बजे तक खाना खाया ना, वो बहुत सारे हेल्थ इशू लेके आएगा। वर्किंग लेडीज के लिए फिर भी ठीक है, उनको ऑफिस जाना फिक्स टाइम पे है, आना फिक्स टाइम पे है, ऑफिस में लंच टाइम फिक्स टाइम पे है, तो एटलीस्ट वो उसको मेंटेन करने की कोशिश कर लेती है। लेकिन हाँ, वो उस चीज को अवॉइड करते रहते हैं, इट कॉजेस अ कंसर्न। ये बहुत जरूरी है वो, बाकी हम इसके प्रति अवेयरनेस फैला रहे हैं। आप सेशंस लेते रहते हैं इसके लिए? हाँ, फीमेल हेल्थ अवेयरनेस के भी, फीमेल एंटरप्रेन्योर के भी, फीमेल एक हाउसवाइफ से कैसे वेलनेस कोच बन सकती है, कैसे बिजनेस वुमेन बन सकती है। मेरे साथ मेरी टीम में बहुत सारी फीमेल है, मान लो मेरी टीम 200 लोगों की है, तो उसमें से 180 फीमेल है। ओके, ग्रेट, ये तो वही अच्छा फिगर है जो फीमेल्स इन्वॉल्व है इसमें। आपके अकॉर्डिंग, जैसे आपने लिखा भी हुआ है लूज वेट, नाउ आस्क मी हाउ, तो मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे कि वेट जो है वो हम कैसे डिफाइन करते हैं, किस एज में, किस हाइट में कितना वेट परफेक्ट है? देखो, आज मैंने ये जो लगाया हुआ है ना, ये मैं बोलता हूँ कि हमारा मूल मंत्र है, और ये लोगों के लिए एक जीवनदायिनी का काम करता है। ओके, जैसे मैं कहीं भी गया हुआ हूँ, मैं भी गाड़ी में डीजल डलवा रहा था, तो वहां भी देखा कि सर मेरे को वेट लॉस करना है। वो इतना हैवी था और परेशान भी था, पूरा चेहरा काला हो चुका था। बोले कि सर वेट कम हो जाएगा, उसके लिए इम्पॉसिबल है। अगर मैं ये नहीं लगा रहा होता तो उसको पता नहीं चलता कि भाई हम क्या काम करते हैं। सही बात। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि एक जीवनदायिनी का लोगों का काम करता है, और एनी टाइम हम लगाते हैं लोगों के वेलनेस कोच के रूम में, हम बताते हैं भाई हम वेलनेस कैसे आपकी मदद कर सकते हैं इसमें। बिल्कुल।
और रही अब आइडल वेट की बात, मान लो कि फीमेल की बात करूँ 5 फीट की हाइट है तो 50 से 52-53 तक वेट ठीक है उनका। हाँ, ओके। थोड़ा सा एज बढ़ती है तो उसमें 1-2 केजी वजन बढ़ जाएगा, रेशो रहेगा। और जो बीएमआई की बात है वो 18 से 25 तक नॉर्मल वेट होना चाहिए। ओके। हाँ, और इसमें अगर मेल का अगर रेशो करें जैसे 5-7 है, 5-7 मेल की नॉर्मल हाइट होती है तो उसमें 70-72 तक उनका वेट होना चाहिए। हाँ, सिंपल अगर तरीके में बताएं तो जितनी उनकी हाइट है उसमें से मेल में 100 घटा दो, फीमेल में 101 घटा दो। हाँ, ये एक फॉर्मूला है नॉर्मल हम बताते हैं। ओके। कोई कैसे करता है, कोई कैसे मैथमेटिकल, हमें इससे आइडिया लगाते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा रिजल्ट भी देते हैं। और जब वो आइडल वेट किया जाता है ना तो उसके बाद उसका वेट गेन करने में बहुत टाइम लगता है और फिर उसको मेंटेन करने के लिए आसान नहीं लगती है। ये अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है जी, वेट तो कम कर लिया उसके बाद मेंटेन कैसे करें। मेंटेन कैसे करें तो कि खाना खाने से ही वेट बढ़ता है, खाना खाने से ही कम होता है। हम इतने बड़े शुरू से तो नहीं हुए, बिल्कुल, तो हम खाना खाते गए हम बड़े होते चले गए। तो हमने इसको मेंटेन करना है तो अपनी कैलोरी डेफिशिएंसी को ध्यान रखना है, हमारे उसमें खाने पीने का ध्यान रखना है। और जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया है कि पानी ही नहीं पीते लोग। 20 kg पे 1 लीटर पानी 100% हर किसी को पीना है। ओके, मतलब ये एक रेशियो है कि अगर आपका वेट 20 किलो है तो आपको 1 लीटर पानी पीना जरूरी है। पीना ही पीना है। ओके। अगर वो 80 किलो का है तो 4 लीटर है, 100 किलो का है तो 4-5 लीटर सफिशिएंट है। अगर वो 150 किलो का भी है ना तो उसको पानी का टब तो 4-5 लीटर ही काफी है, क्योंकि पानी की अधिकता भी बॉडी को नुकसान देती है। 4-4.5 लीटर बॉडी में जाए को काफी है। सर, अगर हम थोड़ा सा पीछे आए तो योग के क्या सिद्धांत है? योग का अर्थ ही जोड़ना है। योग, हाँ, योग जैसे बोलते हैं ना कि आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन है, मगर परमात्मा किसी ने देखा नहीं, कहाँ मिलन है? बिल्कुल, कहाँ है? हाँ, मगर आत्मा जो हमारी है ना, और वो अगर योग प्राणायाम करेगा, योग को आज के दिन शारीरिक रूप से देखा जाता है बस। अगर मैं शारीरिक रूप से ना देख के इसको मानसिक रूप से आध्यात्मिक रूप से अगर देखा जाए तो ये वही आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। अगर जो योग प्राणायाम, योग के सिद्धांत है, पतंजलि हमारे जो है योग के जनक माने जाते हैं, तो उन्होंने भी योग सूत्र में बोला गया है, उनके भी 8 सिद्धांत बताए गए, अष्टांग योग बोला गया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो ये 8 हैं जिसमें टोटली ही शरीर का ज्ञान का, समाज का, अपने हर चीज का ज्ञान हो जाता है। यम में भी हैं जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ईश्वर प्रणिधान, सत्य बोलना है, अहिंसा नहीं करनी है, ज्यादा चीजों को इकट्ठा नहीं करना है, ईश्वर का ध्यान करना है ना, अस्तेय चोरी नहीं करना है। फिर नियम पे अगर आ जाए तो विश्वास, संतोष, तप, स्वाध्याय, तो ये सारी चीजें हमारा रूटीन में बना के चलता है। हाँ, तो ये भी चीजें उसके अकॉर्डिंग होती चली जाएंगी। और फिर इसमें हमारा यम नियम आसन आ जाता है। हम तीसरे नियम आसन पे ही ध्यान करते हैं। यम नियम तो छोड़ दिए, आसन पे करेंगे। फिर प्राणायाम है, आसन जो हमारी जो सुख पूर्वक किया जाए, सुखम शीतलम आसनम, तो ये चीजें रहेंगी जो सुख पूर्वक आसानी से किया जाए, वही चीज कंफर्टेबली जो आप कर सको, तो वो चीजें हैं। बॉडी को ज्यादा नहीं करना। और बहुत सारे आसनों के रूप हैं। तो फिर प्राणायाम है। प्राणायाम क्या है? प्राण प्लस आयाम, अपने श्वासों को, अपनी प्राण वायु को लंबा करना, वो प्राणायाम है। हाँ, फिर ध्यान, धारणा, समाधि, इस तरह के हमारे इसके अंग हैं। जो धारणा, ध्यान, समाधि है, ये एक अंत योग में आते हैं। धारणा क्या है? अपने शरीर का ज्ञान करना धारणा है। और ध्यान से पहले की जो व्यवस्था होती है ना, वो धारणा होती जाती है। ध्यान लगाना शुरू करना, वो चीजें हैं। और ध्यान में हम प्रॉपर लीन हो जाते हैं। उस कंडीशन को, उस स्थिति को हम ध्यान बोलेंगे। और समाधि में जिसका हम ध्यान करें, जिस प्रभु का हम ध्यान करें ना, वो हमारे को साक्षात दिखने लग जाए, प्रॉपर हमारे को बाहर का कुछ ना दिखे, उसको समाधि।
तो ये चीज़ें हैं। ये स्ट्रेस लाइफ को भी मैनेज करते हैं? बिल्कुल मैनेज करते हैं। क्योंकि देखिए आज की तारीख में इतना स्ट्रेस है लोगों के पास, घर का स्ट्रेस है, ऑफिस का स्ट्रेस है, बच्चों का स्ट्रेस है, तो ये योग उसमें भी हमें हेल्प आउट करता है, मेंटल हीलिंग मेनली। स्ट्रेस मैं बोलता हूँ कि देखो किसी भी चीज़ का ले सकते हैं। मैंने ये डाले हुए हैं, ये मेरे टाइट है तो इसको भी ऐसी बात करते रहेंगे। ये भी स्ट्रेस है, ये भी स्ट्रेस है। लोग किसी भी चीज़ का स्ट्रेस ले लेते हैं कि ये काम क्यों, ये क्यों, ओवर थिंकिंग। जब आप योग प्राणायाम करने लग जाओगे ना तो बोलते हैं कि हाँ आराम से करो, आराम से करो, आराम से करो। बीके शिवानी जी है, बहुत ही अच्छा बोलती है, इतना जबरदस्त, जो उनको सुनेगा और योग प्राणायाम करेगा बहुत जबरदस्त। अलग अलग गुरु अलग अलग विचार देते हैं, तो वो बोलते हैं कि अगर कोई भी आपको ऐसा विचार दे रहा है तो आपकी मर्जी है वो लेना है नहीं लेना। बिल्कुल बिल्कुल। ध्यान प्राणायाम करोगे तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे हमारे को बढ़ा सकती है, ध्यान को रिलैक्स कर सकती हैं, माइंड को रिलैक्स कर सकती हैं, वो चीज़ें। तो आज आपसे ना हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी हैं, समझी हैं। कुछ क्लोजिंग पॉइंट्स, कुछ ऐसा जो आप बताना चाहते हो हमें कि हम अपनी लाइफस्टाइल को, अपने डेली रूटीन को बेहतर बनाने के लिए फॉलो कर सकते हैं, तो हम जरूर सुनना चाहेंगे वो पॉइंट्स आपसे। तो जैसे आपने बोला कि डेली रूटीन्स के क्या है और कैसे एक नॉर्मल इंसान हम अपनी लाइफ को मेंटेन कर सकता है, तो वो अगर अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक कर ले, लाइफ स्टाइल में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं मानता मैं, लाइफ स्टाइल में हमारे सोने जागने का टाइम, अपने खाने पीने का टाइम और अपने वर्कआउट के लिए थोड़ा टाइम, तो वो लाइफ स्टाइल को थोड़ा ठीक कर ले। और साथ में अपने जो खाने पीने की हैबिट है, पहले नॉर्मल खाना होता था और आज के दिन ऐसा खाना हो चुका है, हफ्ते में 3 दिन बाहर के खाना आएगा, फास्ट फूड हो गया है। तो फास्ट फूड बॉडी के अंदर फास्ट फैट भी बढ़ाता है। वो अगर खाने पीने की हैबिट ठीक कर ले और साथ में अपनी बॉडी के लिए स्लो पॉइजन है वो हमारे लिए, थोड़ा सा आधा घंटे का ध्यान कर ले तो वो बहुत जरूरी है। हम यही इसी पे ही काम करते हैं। जो लोग हमारे पास नए भी आते हैं, हाउस वाइफ आते हैं जिन्होंने कभी योग एक्सरसाइज किया ही नहीं, उनको हम क्या करते हैं, उनका लाइफ स्टाइल थोड़ा ठीक करवाते हैं, कुछ न्यूट्रिशन ऐड करवाते हैं, हमारा जो क्लास चलती है उसमें लेके आते हैं एक्सरसाइज के लिए उनका वर्कआउट टाइम शेड्यूल। एक्सरसाइज में हम क्या करवाते हैं, आधे घंटा हमारा योग अभ्यास होगा, कभी बेली फैट पे होगा, कभी बैक पेन पे होगा, कभी थाइज पे होगा, कभी ध्यान होगा, कभी योग होगा, टोटली अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज होगी। उसके बाद हम डांस करवाते हैं पूरी मस्ती में। हमारे पास हर वर्ग के लोग हैं, हर आयु के लोग हैं, कोई 50 साल का, कोई 60 का, कोई 70 के भी है, कोई 15 के भी, कोई 20 के भी है, तो वो पूरी मस्ती से उसको एंजॉय करते हैं। फिर मेडिटेशन करवाते हैं, अफर्मेशन सेशन करवाते हैं, फिर खाने पीने की हैबिट्स देते हैं, फिर उनको हम लास्ट में पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। पॉजिटिव वाइब्स क्या है, जैसे आप हमारी कम्युनिटी में 1 साल से आ रहे हैं, 6 महीने से आ रहे हैं, तो वो लगेगा कि हाँ मैं 1 साल से 6 महीने के अंदर मेरे को क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, क्या बेनिफिट हुआ, तो वो आप हमारे रिजल्ट शेयर करोगे, वहाँ पे डिस्कस करेंगे, रिजल्ट शेयर करने से दूसरों के लिए मोटिवेटिंग रहेगा, ज़्यादा पॉजिटिव लगेगा ना, तो वो बोलेंगे कि सर ये कम्युनिटी मेरे को ज्वाइन करना है। माउथ पब्लिसिटी एक तरह से, टॉक टू माउथ पे मैं काम करता हूँ, रिजल्ट आते हैं और बहुत सारे लोग स्वस्थ हो रहे हैं। और आपकी पॉडकास्ट के माध्यम से कहेंगे कि जितने भी हमारे गेस्ट हैं वो कितने भी परेशानी से जूझ रहे हो, हमारे सेशन को ज्वाइन करें। और मैडम ने जो ये हमारे को बुलाया ना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सबको पता चला कि कैसे दीपक डागर जी ने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, अपने आप को योगा सिखाने में, देन एक न्यूट्रिशियस लाइफ के लिए एक्यूप्रेशर की हेल्प से अपने और अपने बच्चे की, अपनी वाइफ की हेल्थ को ठीक किया। और उसके साथ में ही इन्होंने हजारों लाखों लोगों को कनेक्ट करके उनकी हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं। तो हम दीपक डागर जी को दोबारा भी जरूर इनवाइट करेंगे। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में अगर हमें ये इन्फॉर्म करते हैं कि आपको किस तरह की हेल्थ इश्यूज हैं और उसका आपको सोल्यूशन चाहिए या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसका आपको सोल्यूशन चाहिए, अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स हमसे शेयर करते हैं तो उनके सोल्यूशन के लिए हम दीपक डागर जी को एक बार फिर से इन्वाइट करेंगे और आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स के साथ में हम आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
आप सबने आज दीपक डागर जी की बातें सुनी। आपने सुना कि कैसे दीपक डागर जी ने अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए, अपने बच्चे की हेल्थ को ठीक करने के लिए, अपनी वाइफ की हेल्थ को ठीक करने के लिए कैसे इन्होंने योगा सीखी है। योगा सीखने के बाद इन्होंने एक्यूप्रेशर, न्यूट्रिशियस लाइफ साइकिल को फॉलो करते हुए इन्होंने अपनी प्रॉब्लम सोल्व की है, साथ में हजारों लाखों लोगों की भी मदद की है और उनकी एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ किया है। अगर आपको लगता है कि कोई भी आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं जिनका सोल्यूशन दीपक डागर जी कर सकते हैं, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर के लिए हम लोग दीपक डागर जी को एक बार फिर से इनवाइट करेंगे। सो थैंक यू।